हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं विवेक और आप देखना चालू कर चुके हैं गोटुल एकेडमी बिलासपुर। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह जून का हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, जून आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के सारे करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप प्ले लिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं जनवरी से अप्रैल मई तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसी तरह के छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स हैं अल्टरनेट डे में रोज आपको अपलोड मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में घोटुल अकेडमी द्वारा न्यू ईयर ऑफर जो चल रहा है 2026 के ऊपर 50% डिस्काउंट, लगभग सभी कोर्सों में अप टू 50% डिस्काउंट है। ठीक है, अभी सीजी जो आपका सब इंस्पेक्टर आया हुआ है उसका अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को ऑब्जेक्टिव बुक और इकोनॉमिक सर्वे है ना। और इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हो, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर इसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन में मिनिमम प्राइजेस में 60 रुपीज में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अवेलेबल है। हमारे ऐप का नाम है गोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप। ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, सारे कोर्स दिखेंगे, पीएससी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर जितने भी हैं, लगभग 19 कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी हमारे संचालित। तो ये सारे आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर, इन नंबरों पर क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबर पर आप संपर्क करके अगर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो। इसके अलावा ये हमारे द्वारा पेपर 4, 6, 7 है ना, पेपर 4 मेंस पेपर 4, 6 और 7 की सेपरेट बैच, एक तो एक सब्जेक्ट वाइज होता और इसके अलावा पार्ट वाइज। ठीक है, ये सभी बैच जो है 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, 1 मार्च 2026 स्टार्ट होने वाली है। तो जिसको भी आप करना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हैं, आप 1 मार्च से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारा सेंटर बिलासपुर केनरा बैंक के बगल वाली गली में है। ठीक है, और ऑनलाइन तो आप हमारे एप्लीकेशन जुड़ सकते हैं या यूट्यूब के माध्यम से, या फिर दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर्स माह जून की, और इसमें हमारा जो करंट अफेयर होगा वो टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के फैसलों से। जैसे कि हमारा क्वेश्चन होता है हर बार टॉपिक वाइज, एमसीक्यू पैटर्न प्लस डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, है ना। मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है त्रिपुरा। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उल्लास, क्या रखना, उल्लास का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। उल्लास अभियान है जिसके तहत राज्यों को 95% साक्षरता होती है तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाता है। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये नव भारत साक्षरता दर कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया। तो पहली बात तो उल्लास का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और ये नव भारत द्वारा चालू किया, नव भारत साक्षरता दर कार्यक्रम के तहत चालू किया गया है। नव भारत साक्षरता दर कार्यक्रम के तहत चालू किया गया है। 23 जून 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया, किसको? त्रिपुरा को। ठीक है, तो उल्लास कार्यक्रम कब चल रहा है? केंद्र सरकार द्वारा 2022 से चलाया जा रहा है। ठीक है, पहले और दूसरा कौन सा है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, गृह मंत्रालय ने कितने चरण फेज में जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं? ठीक है, तो 2 फेज में जारी किए गए हैं। आजादी के बाद ये पहली आजादी, देश में आजादी के बाद ये पहली जातिगत जनगणना होगी। इससे पहले 1931 में हो चुकी है, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देश की पहली डिजिटल जनगणना है। फेज 1 और 2 में इन राज्यों को जनगणना होगी। पहले फेज की शुरुआत कब हो रही है? 1 अक्टूबर 2026 से। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2026 से कुछ राज्यों में शुरुआत होगा, उसके बाद कुछ राज्यों में 1 मार्च 27 से होगा। मतलब टोटल 2 फेज में होगी जनगणना। 1 अक्टूबर 26 यानी कि इस वर्ष 1 अक्टूबर शुरू हो जाएगा। दूसरा फेज जो होगा 1 मार्च 27 आएगा, और 27 में ही रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना होगी, डिजिटल माध्यम से होगी, सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इतिहास पूरा पहले पुराने करंट अफेयर्स में। किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? ये एक नया क्वेश्चन है कि मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो बिहार राज्य ने। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ था, तो वहां पे ई वोटिंग का दिया गया था विकल्प। इसके जरिए किस किस को सुविधा होगा? सीनियर सिटीजन, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, असाध्य रोग से जो ग्रसित हैं, गर्भवती महिला, माइग्रेंट वर्कर्स, मतदाता हैं जो काम करते हैं, इनको प्राथमिकता दिया जाएगा। किसके जगह? ई वोटिंग की वजह से।
इनके आधार पर उनके घरों में ही सुरक्षित गोपनीय तरीके से मतदान की सुविधा दी गई है। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? बिहार पहला राज्य है। यह सुविधा एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस बीमारी से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने अभी वर्तमान में अपनी योग नीति शुरू कर दी है। ठीक है, योग पॉलिसी 21 जून को हर साल क्या मनाया जाता है? योग दिवस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इस साल जो है 2025 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मतलब शुरू कब हुआ होगा? 2015 में। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15 में। ठीक है, 2015 में शुरू हुआ था। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, याद रखना उत्तराखंड में दो राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन। ग्रीष्म राजधानी गौरसैंण के भरांडी सैण में भी योग दिवस समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम कौन है वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये पहली योग नीति लॉन्च की है। उन्होंने गढ़वाल और कुमायूं मंडल में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करी है। गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहां पर हम लोग क्या करेंगे? आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आध्यात्मिक क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल, हाँ, और इकोनॉमिकल क्षेत्र स्थापना करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाएगा। इसको ऐसा डेवलप करेंगे कि योग और स्वास्थ्य के रूप में वैश्विक रूप से इसको जाना जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में क्या है? जड़ी बूटी वाला है ना, वहां पे जहाँ पे बाबा रामदेव का क्या है? बाबा रामदेव का वहाँ प्लांट भी लगा हुआ है। धामी ने हर घर में योग, हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का संदेश दिया है। ये 2025 का थीम है योग दिवस का। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम है योग दिवस का इस साल का। 11वां योग दिवस मनाए हैं हम लोग। एक पृथ्वी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, इस साल का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति से केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी हमारे यहाँ है रॉ। रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन। ठीक है, पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, मतलब इसका डायरेक्टर है। मेटा, मेटा किसकी एजेंसी है? फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट्स कंपनी है। मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है अरुण श्रीनिवास को। ठीक है, अरुण श्रीनिवास को मेटा का नया एमडी नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है रॉ का कौन सा? पराग जैन। ठीक है, तो रॉ वाले क्या खाते हैं? पान पराग। ठीक है, मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुगरबर्ग, सब जानते हैं। भारतीय नौसेना की उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी एलडीडी कैंप नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है। और ऐसी महिला कौन सी है? यशस्वी सोलंकी। ठीक है, यशस्वी सोलंकी जो है भारत की पहली महिला अधिकारी है जिनसे एडीसी एलडीडी कैंप नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहले विवेक देव राय थे, अभी वर्तमान कौन है? एस महेंद्र देव। ठीक है, महेंद्र देव कौन है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस महेंद्र देव अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिक्स है, तो आर्थिक सलाहकार परिषद में कौन होंगे? अर्थशास्त्री ही होंगे। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की जगह ली है। ठीक है, पहले सुमन बेरी थे, इससे पहले विवेक देवराय थे। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। उनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है, समीर वी कामत का। ठीक है, तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ऐसे जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको पूछा जाता है एग्जाम में। आर्थिक से देखते हैं, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़े भंडार के रूप में 2024 में अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर इनमें क्या है जिसमें यूरो को भी छोड़ दिया है? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस फॉर्म में है पैसा? डॉलर के रूप में। सेकंड किस रूप में है पैसा? इसको पूछा जा रहा है। तो सेकंड रूप में सोने, सोने के रूप में। आजकल गोल्ड कॉइन या गोल्ड के ज्यादातर क्या कर रहे हैं लोग? इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैश्विक भंडार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिकी डॉलर की 47%, उसके बाद 16% यूरो, और उसके बाद सोना। यानी कि थर्ड नंबर पे अगर कोई चीज स्टोर है पूरे वर्ल्ड में, क्या है? सोना। सबसे ज्यादा है डॉलर, फिर यूरो, है ना, यूरोपियन देश का चलता है। सोना थर्ड नंबर पे। सोना ऐसा क्यों किया गया है? इसे सोना तीसरे नंबर पर है। हाँ, सोना दूसरे नंबर पे है, मैं तीसरे निकल गया। सेकंड नंबर सोना है वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे। ठीक है, यूरो को भी छोड़ दिया। ठीक है, पहले यूरो था, अब सोना हो गया, इसलिए हम लोग सेकंड नंबर पे हैं। सॉरी, हम लोग सोना, और ये जो है आपका डॉलर के बाद रखता है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये सुरक्षित रूप से जाना जाता है। सोना क्या होता है? एक संपत्ति ऐसा है जिसको सुरक्षित रूप से रखा जाता है, और सोने का भाव लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इससे लेकर के लोग क्या कर रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं, और आजकल सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
इसलिए आजकल गोल्ड लोन भी दिया जाता है, बैंक बहुत कर रही है। बढ़ती कीमत कारण मूल्य में संदर्भ में सोना बड़े भंडार के रूप में अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है ना। तो कीमत रोज बढ़ रहा है हर साल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार गोल्ड रिजर्व फरवरी 2025 में भारत के पास कितने हैं? भारत के पास है 876, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है 8133। भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है रिजर्व करने में, ठीक है। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा मई 2025 में रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 5.50 कर दिया। तो ये जो हर 2 महीने में क्या आता है, आरबीआई का रिपोर्ट आता है जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट किया जाता है। तो उस समय ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जून का पढ़ रहे हैं। जून में कितना था? 50 बेसिस पॉइंट घटा करके कितना कर दिया गया? 5.50। मतलब उस समय कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। अभी कितना है? ये दिसंबर महीने वाला जब हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे तो वहां सारा अपडेट कर लेंगे। दिसंबर के बाद आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट जो 2-2 महीने में चेंज होता है तो हम लोग उसको अपडेट करके पढ़ेंगे। अभी उस समय कितना था? 5.50, ठीक है। ये घटते बढ़ते रहता है। तो उस समय 6 था, जो घटा करके 50 पॉइंट घटा करके कितना कर दिए थे हम लोग? 5.50, ठीक है। क्यों कम किया गया? क्योंकि अमेरिका ने क्या लाई थी? रेसिप्रोकल टैरिफ नीति। उन्होंने क्या लगा था? टैरिफ लगा दिया था, तो भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते हैं। इसीलिए सरकार ने क्या किया? टैरिफ की वजह से रेपो रेट को कम किया ताकि लोन ले सके बैंक, ठीक है। अगर रेट ज्यादा रहेगा तो लोन नहीं ले पाएंगे, बाजार में मुद्रा नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या किया था? कम किया गया था, ठीक है। इसकी घोषणा से दुनिया में अनिश्चितता का माहौल हो गया था, इसलिए क्या किया गया? ऐसा कम किया गया। आरबीआई गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। वित्त वर्ष 26 की शुरुआत चिंताजनक रही है और कुछ वैश्विक ट्रेड वॉन सोच रहे हैं ऐसा कि हमारे जो है इकोनॉमी गिर सकती है। किसकी? उन्होंने क्या लगा दिया है? टैरिफ लगा दिया है इस वजह से। तो हम लोग क्या किया? अपना रेट को कम कर दें ताकि बैंक क्या होगा? हमारा लोन ले सके हमारे यहाँ से, ताकि पैसा लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है डिफेंस से, ठीक है। देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एएसडब्ल्यूसी का नाम बताएं जिसे जून 2025 में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। तो ये एंटी सबमरीन है। एंटी मतलब, सबमरीन मतलब क्या होगा? समुद्र में होगा, जिसको एंटी मतलब को कोई मार नहीं सकता, ऐसा वाला। ऐसा कौन है ये? इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। मतलब मरीन समुद्र के अंदर होगा, इसको एंटी सबमरीन मतलब इसको मार नहीं सकते कोई, ठीक है। इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। नेक्स्ट है यूएवी रुद्रास्त्र को किसने विकसित किया है? रुद्रास्त्र जिसका सफल परीक्षण सेना ने किया है, इसको विकसित किया है एसडीएल, ठीक है। ये एसडीएल रुद्रास्त्र एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, ठीक है। इसके इंडियन आर्मी ने जून 2025 में इसका परीक्षण राजस्थान में किया था। एसडीएल क्या है जिसको एसडीएल ने विकसित किया है रुद्रास्त्र को? सोलर, एस फॉर सोलर, ठीक है। एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के रूप में विशेष रूप से विस्फोटक, युद्ध सामग्री और मानव रहित प्रणाली के क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती है। इन्होंने ये विकसित किया है, जिसका परीक्षण कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में, ठीक है, रुद्रास्त्र। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास से, ठीक है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में टाइगर क्ला अभ्यास आयोजित किया गया? तो याद रखना, टाइगर क्ला किन देशों के बीच है? तो भारत और कौन सा देश है? और ऐसा देश का नाम है आपका यूएसए। तो यूएसए के बीच क्या होता है? टाइगर क्ला युद्ध अभ्यास, भारत और यूएसए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेंट से। किस शहर में एयर इंडिया का AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन विमान 12 जून को क्रैश हो गया, जिसमें 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी? तो ये हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है। ठीक है, ये उसका प्लेन का नाम याद रखना है, AI-171 प्लेन उसका नाम था बोइंग, जिसमें 242 लोग थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर जो उसको थे पायलट और मिला के स्टाफ मिला के, जिसमें भारतीय थे 169, ब्रिटिश 53, पुर्तगाली 7, कनाडाई 1, टोटल 12 क्रू मेंबर थे, ठीक है। एक आदमी बचा था, ठीक है। खेल से अगला क्वेश्चन है, याद रखना है इसका नाम AI-171, ठीक है, बोइंग। खेल से अगला क्वेश्चन है, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल WPFG 2019 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली? तो ये मिले गुजरात को, ठीक है। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल, पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग के बीच में गेम हुआ था, वो कहाँ हुआ था? गुजरात में। 7 देशों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। 1983 में पहले विश्व पुलिस और फायर खेलों की योजना शुरुआत हुआ था। 1985 में सैन जॉन्स कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ था। वर्तमान में अभी कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में, ठीक है। आयोजन इसका पूछा जाता है।
आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया। तो पहले रखना कि स्टॉप क्लॉक नियम कहाँ लागू किया गया है, तो टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समान होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा, मतलब कि पहला ओवर फेंके उसके दूसरे ओवर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये कौन नियम लागू किया है, आईसीसी। और किस में लागू किया है, टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। और 60 सेकंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको दूसरा ओवर फेंकना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉप क्लॉक नियम। हर नया ओवर पिछले ओवर के समान होने के 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी क्लॉक मैदान में लगी रहेगी जो उल्टा घूमेगी। पहले दो उल्लंघन होने पर चेतावनी दी जाएगी, अगर 2 मिनट 2 बार अगर नहीं ऐसा हुआ तो चेतावनी दिया जाएगा। तीसरी बार देरी होने पर बल्लेबाजी को 5 रन पेनल्टी दिया जाता है, ठीक है। 2 बार मौका दिया जाएगा, 2 बार चेतावनी दिया जाएगा। तीसरी बार अगर 1 मिनट से फेंकते हैं तो 5 रन का पेनल्टी विपक्षी टीम को दे दिया जाएगा। 80 ओवर बाद चेतावनी रीसेट हो जाएगी, अपने आप रीसेट हो जाएगा चेतावनी, ठीक है। बदलाव का उद्देश्य क्या है कि टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, अनावश्यक विलंब ना हो, है ना। इसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट की गति और आकर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग बोर ना हो, ठीक है। तो अगर लेट करेंगे तो बोर होते जाएगा इंसान, इसलिए फील्डिंग टीमों में अनुशासन को, मतलब फील्डिंग को अनुशासन बनाने के लिए इसके लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है। तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, तो शुभंकर है आपका विराज, ठीक है। भारत पहली बार मेजबान रहा है। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, इंडिया में, ठीक है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और उसका शुभंकर क्या है, विराज। शुभंकर भारत में हमेशा कभी क्या होगा, या तो गाय बैल होगा, या सॉरी पशु पक्षी के नाम पर होता है, ठीक है। या फिर कोई प्रतीक के रूप में होगा, जैसे पेड़ पौधा हो सकता है, जीव जंतु या पेड़ पौधे ही होता है हमेशा। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच हुआ है कुल स्पर्धा 186 होगी, जिसमें विराज एक युवा हाथी है। ये हाथी का नाम क्या है, विराज। तो भारत में कभी भी कोई शुभंकर होगा तो या तो वो पेड़ पौधा होगा या जीव जंतु होगा, ठीक है, हमेशा। इसे शरीर पर कृत्रिम ब्लेड या कृत्रिम पैर लगा हुआ है इसके, क्योंकि पैरा एथलेटिक्स है। तो विराज को कृत्रिम पैर लगा करके दिखाया गया है शुभंकर में, ठीक है। पीसीआई मतलब कि इसके अध्यक्ष देवेंद्र झझरिया हैं, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स वाले के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, देवेंद्र झझरिया है, ठीक है, जो कि भाला फेंक वाले हैं, जेवलिन थ्रो। पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। तो पेरिस डायमंड लीग में कौन जीता है, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। पेरिस डायमंड लीग कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है, ठीक है, फ्रांस में। 2 बार को ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में, ये पूछा जाता है, 88.16 मीटर का थ्रो फेंका था। तो पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने पहले बार जीता, कितना थ्रो फेंका, 88.16, ठीक है, 88.16 मीटर, ठीक है, नॉट फिट। पूछ देते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन रही। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम रही थी साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता रही है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने चोकर्स बोला, उनको बोला था चोकर्स, क्योंकि हर बार हार जाते थे, इसलिए उनको चोकर बोला जाता था, का दाग आखिर हटा दिया और वर्ल्ड चैंपियन का टैग हासिल कर लिया गया। तो वर्ल्ड टेस्ट में कौन जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया। 14 जून को लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ था और 8 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया। मेरिलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी जिसको बोला जाता है, ने किस कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किया है। मेरिलेबन क्रिकेट क्लब जो होता है वर्ल्ड में सबसे फेमस, जो सबसे उच्च संस्था है क्रिकेट की, उसको बोलते हैं मेरिलेबन क्रिकेट क्लब, ठीक है। इन्होंने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियम में बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं, मेरिलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी क्रिकेट के नियम बदलाव करने वाली संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के लिए नियम बनाती है। सोचो, आईसीसी सब पर नियामक संस्था है और उसके ऊपर क्या है, एमसीसी, जो पूरे वर्ल्ड के लिए नियम बनाती है। आईसीसी ही भी है पूरे वर्ल्ड के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके नियम को बनाती है एमसीसी। 1993 तक एमसीसी क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी संस्था था। पहले 1993 से पहले एमसीसी ही था, बाद में क्या बना, उसके बाद आईसीसी बना। आईसीसी नियमों को लागू करता है, बनाता कौन है, एमसीसी, लागू करता है आईसीसी, ठीक है। ये इसको नियम क्या बनाया है, ये बाउंड्री से बाहर जाकर बॉल उछालने पर लिए जाने वाले कैच से संबंधित है। मतलब कोई पहले तो बाउंड्री जाता है, फिर फेंकता है इधर वापस और फिर कैच लेता है, उसके लिए नियम बनाया गया है। बाउंड्री के बाहर बॉल उछाली तो 2 कंडीशन रहेगी। पहला, पहले पहले कई मैचों पर बाउंड्री पर खिलाड़ी को हवा में जा रही गेंद को एक बार बाउंड्री पर पार करके हवा में उछाल देते थे और बाउंड्री के अंदर आकर कैच लेते थे, मतलब पहले फेंक देते थे फिर आकर वापस कैच लेते थे। अब इसे कैच नहीं माना जाएगा और बल्लेबाज को रन मिल जाएगा, ठीक है। पहले था कि बाउंड्री के बाहर जाता था, पैर अपने से उछल के क्या करता था, बॉल को पकड़ के फेंक देते थे, फिर बाउंड्री के पास आकर क्या करते थे, तो कैच लेते थे, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो कैच नहीं माना जाएगा और उसमें क्या मिलेगा, अब इसे 1 रन मिलेगा। दूसरा कंडीशन है
किसी खिलाड़ी ने बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में उछालकर बॉल अंदर फेंकी हो, फिर दूसरे खिलाड़ी ने कैच किया हो, तो यह तभी मान्य होगा जब बॉल उछालने वाला खिलाड़ी भी बाउंड्री के अंदर हो। मतलब कि एक खिलाड़ी है, पहले वो बॉल को उछाल के पीछे से बाउंड्री के बाहर से रोका और दूसरा खिलाड़ी उसको कैच लेता है, लेकिन पहला खिलाड़ी क्या होना चाहिए, अंदर आना चाहिए, ठीक है, बिना पैर रखे, तब क्या होगा, ये मान्य होगा कैच, ठीक है। अगर एक ही करता है तो वो मान्य नहीं होगा और उसमें रन मिलेगा, ठीक है। दो होंगे तब मान्य होगा, लेकिन कंडीशन है कि दोनों क्या होने चाहिए, बाउंड्री के अंदर होने चाहिए, नॉट बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसा कौन नियम लागू किया गया है, एमसीसी, मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब, ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड 2025 का मेजबान देश किसे बनाया गया है, तो फीफा क्लब का बनाया गया है यूएसए को, ठीक है। फीफा क्लब, एफ फॉर होता है फुटबॉल, फुटबॉल के लिए सबसे विनियामक संस्था क्या है, सबसे बड़ी संस्था फीफा। फीफा क्लब फुटबॉल कब हुआ है, 14 जून से 13 जुलाई 2025 को हुआ है, और कहाँ हुआ है, यूएसए में हुआ है, ठीक है, जगह इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने जून 2025 में किस प्रारूप से संन्यास लिया, तो उपरोक्त सभी संन्यास, वनडे, T20 और टेस्ट, सभी से संन्यास लिया इन्होंने, ठीक है। पीयूष चावला क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये नहीं पूछेगा, पूछेगा पीयूष चावला का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आरसीबी ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीती है, तो ये पंजाब 11 को, किंग्स 11 पंजाब को हराया था, ठीक है, और पहली बार ट्रॉफी जीती है, ठीक है, कौन, आरसीबी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के रजत पाटीदार क्या थे, टीम के वो थे, ठीक है, कैप्टन। पंजाब किंग्स के थे श्रेयस अय्यर। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। आप सबको बताना है जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से क्रम का आईपीएल था, 2008 में शुरुआत हुआ था, अब आप जोड़ लेना, कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि कौन से क्रम का आईपीएल था इस बार, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। आईपीएल 2025 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता कौन है, ऑरेंज कैप विजेता है आपके साई सुदर्शन, ठीक है। ऑरेंज कैप होता है वो पर्पल कैप, दो कैप दिया जाता है। यह अवार्ड, ऑरेंज कैप जो होता है पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है, तो ऑरेंज कैप किसे जाता है, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है बल्लेबाज को। फिर होता है पर्पल कैप, सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है उसके लिए दिया जाता है पर्पल कैप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है, सबसे ज्यादा विकेट लिया है प्रसिद्ध कृष्णा, पर्पल, प से पर्पल, प से प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है, और ऑरेंज कैप है साई सुदर्शन, ठीक है। अब देखो इसमें कृष्णा है, इसमें सुदर्शन है, दोनों कृष्ण जी का नाम है। साई सुदर्शन क्या खेल रहे हैं, बैटर है, ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उन्होंने क्या मिला है, ऑरेंज कैप। और पर्पल वाला किसको मिला है, प्रसिद्ध कृष्णा को, ठीक है, ये क्या है, कैच लिए, ठीक है। तो गेंदबाज को मिल जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, उसको मिलता है पर्पल कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया है, तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है कुणाल पांड्या को, कुणाल पांड्या सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। किस देश खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है, तो ग्लेन मैक्सवेल कहाँ के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, मैक्सवेल। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में एक राउंड में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया, हालांकि आखिरी राउंड में हार कर तीसरे स्थान पर रह गए, पहले तो उसको हराया, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को, और लास्ट राउंड में खुद हार करके तीसरे नंबर पर हो गए, और ऐसे करने वाले कौन है, डी गुगेस, ठीक है, जो भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जो पूरे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं, ठीक है, पिछले साल 2023 में, 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड से, भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताएं जिसने फ्रांस के एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता, इसका नाम है देसी उन, फिल्म का नाम क्या है, देसी उन है, जिसने फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल था होता है, वहां पे सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है, इसका नाम है देसी उन, ठीक है, ये मूवी है, ठीक है, मूवी का नाम क्या है, देसी उन, ठीक है, क्लियर आ रहा है। किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इंपॉर्टेंट होता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और इसने जीता है पार्वती तिर्की ने, ठीक है। इसका पुस्तक का नाम है फिर उगना, कविता है इनकी, पार्वती तिर्की, याद रखना है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, हर भाषा में दिया जाता है, हमको हिंदी इंग्लिश कम से कम याद रखना है, तो हिंदी के लिए मिला है पार्वती तिर्की को, बुक का नाम है फिर उगना, और अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है अद्वैत कोट्टारी को, ठीक है, और इसका बुक का नाम है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ठीक है,
सिद्धार्थ द बाय हु बिकम द बुद्धा। सिद्धार्थ एक बच्चा था जो बाद में क्या बना, बुद्ध बना। हुआ कौन लिखा है, अद्वैत कोठारी। ठीक है, देखो ये बुद्ध जो है, बुद्ध फिलोसफी से इसको जोड़ सकते हो अद्वैत नाम से। अद्वैतवाद क्या है, भी फिलोसफी है, इसे जोड़ सकते हैं अद्वैत से किसको, बुद्धा को। ठीक है, और ऊपर में क्या है, पार्वती तिर्की, हिंदी के लिए पार्वती तिर्की फिर उगना। साहित्य अकेडमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार कविता किस लेखक को बनाया, तो बाल साहित्य पुरस्कार को देता है सुशील शुक्ल। ठीक है, इनका बुक का नाम है एक बटे 12। ठीक है, 1/12 इनकी बुक का नाम है। बाल साहित्य पुरस्कार वो युवा पुरस्कार था। ठीक है, बाल वाले मिला है सुशील शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इनको 50,000 रुपया और ताम्रपत्र दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, नितिन कुशलपा एमपी को मिला है। ठीक है, इन दक्षिण के हैं ये, साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड इनकी कहानी का नाम है। इस पुस्तक को दक्षिण भारत की 15 लोक कथाओं को पुनः बताया गया है इसमें। किस देश ने, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस थर्ड से सम्मानित किया है, और ऐसा करने वाला है साइप्रस देश। साइप्रस देश ने मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माक्रियोस थर्ड सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताइए। ठीक है, ये ऐसा है, उनका नाम है ओपल सुचाता चुआंग्रस्ती। ठीक है, ओपल सुचाता भी याद रख सकते हो। ठीक है, मिस वर्ल्ड है। ठीक है, मिस वर्ल्ड ग्रैंड फिनाले 31 मई को हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में, ये इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड हमारे यहाँ हुआ था इंडिया में, तो इनका नाम ना पूछ के पूछ सकता है कि मिस वर्ल्ड ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद के, सॉरी तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, ओपल सुचाता जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स सूचकांक से। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका लक्ष्य कहाँ है, 2030 तक है ना, 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, इसमें भारत की रैंक है 99। ठीक है, इसमें याद रखना है एसडीजी में 17 लक्ष्य कुल तय किए गए हैं। ठीक है, और 2030 तक लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए। रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जारी किसने किया है, यूएन, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार किसने जारी किया, तो संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जारी किया गया है। इसमें 167 देश हैं जिसमें 99 भारत का रैंक है। इससे पहले भारत का रैंक थी 109, मतलब हमारा सुधार हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पोषण, इन सब की स्थिति क्या हुई है, सुधरी है। 17 लक्ष्य है इसमें। यह सूचकांक हर देश के प्रदर्शन को 17 एसडीजी के संबंध में मापता है और उन्हें एक समग्र स्कोर देता है। 17 लक्ष्य में से कितने लक्ष्य हमारे यहाँ अच्छे हैं उस पर स्कोर मिलता है। एग्जाम में एडीओ में आया हुआ था शायद कि लैंगिक समानता कौन से लक्ष्य में है, तो 5वें नंबर पे है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। सतत विकास लक्ष्य क्या है, 2000 यूएन ने 2015 में कॉप 15 में 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है 15 नंबर एक बार। इन लक्ष्यों का उद्देश्य क्या है, पूरी दुनिया से गरीबी हटाना, पृथ्वी की रक्षा करना, सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करना। टोटल 17 लक्ष्य हैं, जितने भी आप सोच सकते हो अच्छे अच्छे चीजें सब उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की रिपोर्ट अनुसार जून 2025 विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, हमारे एजेंसी के अनुसार हमारी क्षमता पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। आईईए मतलब अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इस अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन करने में सबसे तेज वृद्धि करने में हम लोग आगे आगे हैं, और अब हम लोग 3rd नंबर पे हैं। पूरे विश्व में बिजली उत्पादन करने में हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं। भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है, सबसे ज्यादा अमेरिका बिजली उत्पादन करता है, फिर चीन, फिर भारत। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 71। ठीक है, 71 नंबर पे हम लोग वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में। ग्लोबल जेंडर गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो लैंगिक समानता में है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड में असमानता नहीं है, वहां पे समानता है ना, तो असमानता लैंगिक समानता के मामले में फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड। ठीक है, सेकंड नंबर पे है फिनलैंड, थर्ड में नॉर्वे। याद रखना फिनलैंड जो है ना खुशहाल देश में आता है, खुशहाल देश में फर्स्ट नंबर कौन आएगा, फिनलैंड। और आइसलैंड में क्या है, समानता इक्वल है। ठीक है, लैंगिक समानता में फर्स्ट नंबर पे क्या है, आइसलैंड। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेकंड करके चल जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 131। ठीक है, 130 क्या है हमारा, एचडीआई इंडेक्स।
ठीक है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। याद रखना कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। यह रिपोर्ट बताती है कि किन देशों में अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों की समानता की स्थिति क्या है। ठीक है, 2025 में 148 देश थे जिसमें भारत का रैंक क्या है? 131, हम लोग नीचे से टॉप में है। ठीक है, 2024 हमारा 129 था और 23 में 127, मतलब हमारी रैंक क्या हुई है? गिर गई है। ठीक है, समानता के में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, 2009 से 2025 तक आइसलैंड हमेशा टॉप में रहा है। आइसलैंड हमेशा टॉप में रहा है 9 से। तो याद रखना कि हमेशा जेंडर गैप में कौन आगे रहेगा? आइसलैंड। और खुशहाल में कौन आगे रहता है? हमेशा फिनलैंड। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप में ये आइसलैंड फिनलैंड हमेशा ऊपर रहता है, मतलब हमेशा रहता है। ये कैसे तय होता है? जो जेंडर गैप इंडेक्स कुछ मानक हैं, 4 सब इंडेक्स के आधार पर इसको मापते हैं। पहला मापक होता है आर्थिक भागीदारी और अवसर, मतलब कि स्त्री और पुरुष कैसे कितने भाग ले रहे हैं इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन में। दूसरा मापक होता है शैक्षिक स्थिति, कि स्त्री और पुरुष के बीच कितने कैसे शैक्षिक स्थिति क्या है किस देश में। ठीक है, तीसरा मानक होता है स्वास्थ्य और जीवन रंग की स्थिति, मतलब हेल्थ, जीवन प्रत्याशा देखा जाता है। और चौथा मापक होता है राजनीतिक सशक्तिकरण, क्योंकि किस देश में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना ज्यादा है, महिलाओं की स्थिति क्या है ना पॉलिटिक्स में। तो ये 4 मापक होता है इस आधार पर किसको आप मापते हैं? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। पूछ सकता है इनमें से कौन सा मापन शामिल नहीं है। तो पहला शामिल है आर्थिक भागीदारी और अवसर। ठीक है, दूसरा भागीदारी है शैक्षणिक स्थिति, एजुकेशनल अटेनमेंट। तीसरा भागीदारी है स्वास्थ्य और जीवन रंग की स्थिति, यानी कि जीवन प्रत्याशा। चौथा मापक है राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान रिसर्च से। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और ऐसे पहले कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो भारतीय मूल के थे। ठीक है, अमेरिका की तरफ से गए थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T-11 पर उड़ान भरी थी और भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 में 7 दिन बिताए थे, 21 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो हमको इतना रखना है कि पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, और दूसरे कौन बने? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, जिसको विंग कमांडर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने किस मशीन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ट्राई टॉर्डिग्रेड्स या वाटर बियर भेजा? ठीक है, किस मिशन के साथ? और ये मिशन का नाम था एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन उस विमान का नाम था, एक्सियोम मिशन। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है ये। किसकी कंपनी है? अमेरिकी कंपनी है। नासा के एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, याद रखना नासा जो अमेरिकी विभाग जैसे हमारे यहाँ इसरो है, वहां पे क्या है? नासा है। नासा के एक्सियोम 4 मिशन के तहत क्रू मेंबर में हमारे शुभांशु शुक्ला शामिल थे। 4 लोग गए थे, जिसमें एक शुभांशु शुक्ला थे। इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री ISS पर जाएंगे, जिसमें एक यात्री इसरो के हैं जो हमारे कौन है? शुभांशु शुक्ला, जो आके जाके आ भी चुके हैं। एक्सियोम स्पेस से पैगी विटसन IS एक्सियोम से कौन गए थे? पैगी विटसन। इसरो से शुभांशु शुक्ला। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से गए थे स्लावोज उजनास्की। और हंगरी अंतरिक्ष एजेंसी से गए थे टिबोर कपू। ठीक है, 4 लोग गए थे अलग अलग स्पेस एजेंसी से। हंगरी से गया था टिबोर, इसरो यानी भारत से गए शुभांशु शुक्ला, यूरोपियन से गए थे स्लावोज उजनास्की, और एक्सियोम यानी कि नासा से गए थे पैगी विटसन। ठीक है, ये 4 लोग गए थे, चुने गए थे। एक्सियोम 4 मिशन का फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर, अमेरिका में है फ्लोरिडा स्पेस सेंटर, जैसे हमारे क्या है श्रीहरिकोटा है ना, वैसे ही वहां पे भी है। यहाँ पे लॉन्च हुआ था परिसर 39A के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट। याद रखना मिशन का नाम क्या था? एक्सियोम 4 मिशन। भारत से कौन गए थे? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, रॉकेट का नाम क्या था? फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट से गए थे। ठीक है, ठीक। स्पेस एक्स ने ये वाहन उपलब्ध कराया था। ठीक है, टार्डीग्रेड्स या वाटर बियर क्या है जो खबरों में चर्चा में रहा? ठीक है, अब टार्डीग्रेड्स क्या है? तो जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जल में रहने वाले विशालकाय जीव हैं, या फिर जंगलों में रहने वाले खतरनाक जानवर हैं। तो ये जो टार्डीग्रेड्स था, ये जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया? वाटर बियर। ठीक है, इसको नाम दिया गया। टार्डीग्रेड्स क्या थे? जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव, जिसका कहाँ यूज किया गया था? एक्सियोम 4 मिशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट में अब तक सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो हर साल नया गर्म वर्ष हो जा रहा है।
अभी 2024 सबसे लास्ट गर्म वर्ष रहा है, ठीक है। कुछ साल बाद रिपोर्ट आएगा, 2025 रिपोर्ट हो जाएगा, तो अभी 24 सबसे गर्म वर्ष रहा है, ठीक है। किस देश में स्थित ज्वालामुखी लोवोटोबी लॉकी लॉकी, ठीक है, नाम है इसका, ज्वालामुखी नाम लोवोटोबी लॉकी लॉकी, जून 25 में फिर से फट गया और इसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। और ऐसा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा है, इसका नाम है लोवोटोबी लॉकी लॉकी। तो इंडोनेशिया में क्या हो गया, लौकी लौकी हो गया 11 किलोमीटर में, ठीक है। 11 किलोमीटर तक क्या हो गया, लौकी लौकी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, 2025 में भारत किस स्थान पर आया, तो भारत नंबर पर है 10वें नंबर पर जलवायु प्रदर्शन में, ठीक है। ये अच्छी बात है, पूरे विश्व में हम लोग 10वें नंबर पे हैं। भारत इस बार 2 पायदान नीचे गिर गया है 10वें नंबर पे गिर के, पहले हम लोग 8वें नंबर पे थे। भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने और ऊर्जा उपयोग में उच्च स्थान पर है। हम लोग ग्रीन हाउस गैस निकालने में ज्यादा आगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारे गैस होते हैं, ठीक है। ओ मीना कल काजल लगा के आना, इसका ट्रिक है। ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का जल वाष्प, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर हम लोग उत्सर्जन क्या कर दिए, बढ़ा दिए, इसके वजह से हम लोग का रैंक गिर गया नीचे। जलवायु नीति के माध्यम स्थान पर आ गया है, इससे नवीनीकरण ऊर्जा में निम्न स्थान पर है हम लोग, ठीक है। रिपोर्ट कौन जारी किया है, जर्मन वॉच, इसे वॉच डॉग माना जाता है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने जारी किया, 3 लोग, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट जारी किया गया है। जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन, इसमें 4 स्टडी किया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कितना उत्सर्जन हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है योगदान, ठीक है, ऊर्जा उपयोग कितना हो रहा है, जलवायु नीति हमारी कैसी है, इस आधार पर क्या किया जाता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है। हम लोग कौन से नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे हैं, ठीक है। टॉप देश कौन है, एक में कोई नहीं है, ठीक है, 1 से 3 तक कोई नहीं है, यहाँ पे लिखाया नहीं है, 1 से 3 तक कोई नहीं है। और चौथे नंबर पे कौन है, डेनमार्क, ठीक है, 1 से 3 तक कोई नहीं है ना, कोई देश को शामिल नहीं किया क्योंकि उसका प्रदर्शन इस मानकों पर नहीं होता। ग्रीन हाउस गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु, इन मानकों पर नहीं खरा उतरने के बाद 1 से 3 तक कोई रैंकिंग नहीं दिया गया है। ऑप्शन खुद में दे सकता है, ठीक है। पर्यावरण से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड होते हैं। तो या तो पूछ सकता है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, स्ट्रेटेजी कैसे जोड़ना है। तो 1 से 3 तक कोई देश नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन है, 4th नंबर पे डेनमार्क। तो जलवायु परिवर्तन में हमको क्या करना है, मार्क करना है देश को, मार्क से क्या रहेगा, डेनमार्क। और भारत कौन सा नंबर पे है, 10वें नंबर पर स्वीडन के साथ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्वीडन और भारत दोनों किस नंबर पे हैं, 10वें नंबर पर है, ठीक है। 1 से 3 तक कोई नहीं है, चौथे नंबर पर डेनमार्क है। तो जलवायु प्रदर्शन में हमको क्या करना है, मार्क करना है, मार्क से क्या रहेगा, डेनमार्क, ठीक है। और 10वें नंबर पे क्या है, स्वीडन और भारत। तो पूछ सकता है कि भारत के साथ कौन सा देश है 10वें नंबर पे, स्वीडन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2025 था, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत का स्थान क्या है, भारत स्थान है 13वां रेटिंग में, मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में हमारा स्थान टॉप कितना है, 10वां है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में हमारा स्थान है 13वां, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा रेटिंग में हमारा स्थान है 33वां, ग्रीन हाउस गैस में 13वां, और ऊर्जा उपयोग करने में हम 11वें नंबर पे हैं, जलवायु नीति में हम लोग 7वें नंबर पे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो 4 मानक था उस पर अलग अलग रैंक दिया गया है, टोटल हम क्या रख रहे हैं, 10वें नंबर पे हैं ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना से, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। अभी आलू अनुसंधान का कहाँ है, हमारे शिमला में, राष्ट्रीय वाला, ये अंतरराष्ट्रीय है, केंद्रीय कैबिनेट में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये है आगरा में, ठीक है। फैसला किया है ऐसा स्थापित करने का, ठीक है। अभी क्या है, शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र, और कहाँ खुलेगा, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलेगा, आगरा में। किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने जून में किया, और ये बना है चिनाब नदी पर, ठीक है, आर्क ब्रिज है ऐसा, है ना। और ये माना जा रहा है एफिल टावर से भी ऊंचा है, ठीक है, ऐसा बनाया है, इसके ऊपर रेलवे है, ये एफिल टावर से भी क्या है, ऊंचा है, ठीक। किस नदी बनाया गया है, चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के स्थित चिनाब ब्रिज पर एफिल टावर से भी ऊंचा, 35, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है। चिनाब ब्रिज उधमपुरा श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उधमपुरा श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का बनाया गया है, और ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है, ठीक है, रियासी जिले में चिनाब ब्रिज की एक घाटी पर बनाया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब पुल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उदाहरण किया? तो अंजी नदी पर, ठीक है, वो जो नदी है उसका नाम क्या है? अंजी नदी पर। चिनाब नदी पर बने आर्च पुल के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पुल है, ठीक है। चिनाब के बाद जो सेकंड नंबर का ऊंचा है वो कहाँ है? अंजी नदी पर बनाया गया है, दूसरा सबसे ऊंचा पुल है, और भारत का पहला केबल केबल स्टेड रेल ब्रिज है। केबल वाला रेल ब्रिज कहाँ है? अंजी नदी पर बनाया गया है, वो दूसरा सबसे ऊंचा है, पहला वो सबसे ऊंचा हो गया चिनाब नदी पर, ठीक है। बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, उधमपुरा बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय से, किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया? तो G7 का हिस्सा भारत नहीं है, पर अतिथि के रूप में हम शामिल हुए हैं, और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका कनाडा में, ठीक है, कनाडा में हुआ था, ठीक। कनाडा किस कनाडा के अल्बर्टा राज्य में एक जिला है, वहां पे हुआ था, ठीक है। 16-17 याद रखने की जरूरत नहीं है। G7 कौन समिट था? 51 क्रम का समिट था G7 में। G7 में कौन देश शामिल है? जितने भी डेवलप्ड देश वही शामिल है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक ग्रुप है, ये सारे देश हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था? ये हुआ है नीदरलैंड में। नाटो, एन फॉर नाटो, एन फॉर नीदरलैंड, ठीक है। नाटो कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के शहर द हेग में हुआ है। द हेग को पीस सिटी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। वर्ल्ड फोरम में 24 से 25 जून को नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो नाटो का कहाँ हुआ सम्मेलन? नीदरलैंड में, ठीक है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, ठीक है। यह पहला अवसर है जब नीदरलैंड में हुआ, स्थापना के बाद पहला अवसर है जब नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। इस आयोजन में 32 सदस्य, नाटो में वर्तमान कितने हैं? 32। 32वां देश कौन है? स्वीडन, ठीक है। सदस्य देशों और साझेदार राष्ट्रों के बीच 45 राष्ट्राध्यक्ष सरकार है। नाटो क्या है, ठीक है, नाटो बारे में देख लेते हैं। नाटो में वर्तमान कितने देश हैं? 32 देश शामिल हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का सैन्य संगठन है। इसका ऐसा मानना था कि कोई भी एक देश पे हमला हुआ तो 32 देशों पर हमला मारा जाएगा, इनका संविधान है, ठीक है। इसी के तहत रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रहा था ना, उसमें क्या हुआ था? वो शामिल होना था, यूक्रेन शामिल होने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हुआ? अमेरिका उसका विरोधी है, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ? लड़ाई को सपोर्ट करता रहता था अमेरिका यूक्रेन को, ठीक है, क्योंकि इसमें शामिल है अमेरिका, ठीक है। पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। सोवियत संघ को रोकने के लिए, स्पेशल रूस को उस समय सोवियत संघ था, उसको रोकने के लिए बनाया गया था नाटो, ठीक है। नाटो की स्थापना समय अमेरिका के समेत 12 देश शामिल थे, अब इसमें 32 देश हो चुके हैं, 30 यूरोपीय हैं और 2 उत्तरी अमेरिका के देश हैं, ठीक है। नाटो का आर्टिकल 5 के मुताबिक कोई भी निजी सदस्य किसी सदस्य के देश पर अगर हमला होता है तो नाटो पर हमला माना जाएगा, संविधान है। 1959 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम देश है, ठीक है। तुर्की शामिल है इसमें, एकमात्र मुस्लिम देश। G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? G20 शेरपा जिस देश को दिया जाता है, ठीक है, शामिल किया जाता है, मतलब कि अगला मेजबानी दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेरपा बोला जाता है। आयोजन जहाँ होता है उसको शेरपा बोला जाता है। तो G20 शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत, ठीक है, जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया। भारत द्वारा G20 अध्यक्षता ग्रहण किया गया था, तो कुछ महीने पहले जुलाई 2022 में भारत का G20 शेरपा नियुक्त किया गया था। किसको? अमिताभ कांत को, ठीक है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत 2022 से 23 तक क्या बना था? G20 का प्रेसिडेंट था। अभी इस साल कहाँ हुआ था? ब्राजील में, ठीक है। किस देश का राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान व इसराइल में 12 दिनों के युद्ध के बाद सीज फायर हुआ? तो यूएसए, सब में यूएसए कराता है। ईरान और इसराइल में सीज फायर हुआ था यूएसए के वजह से। 13 जून से 24 जून तक 12 दिन तक मिसाइलों के बौछार और बमों के धमाकों के बाद आखिरकार ईरान और इसराइल में मान गए अब वहां में नहीं लड़ेंगे। ऐसा कौन कराया? बोलते हैं अमेरिका। ईरान और इसराइल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भारत कोई अभियान चलाता है लाने के लिए तो उसको पूछा जाता है। तो भारत ने चलाया था ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, ईरान और इसराइल से भारतीयों को लाने के लिए। कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, 2025 में लाया गया ईरान इसराइल से निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हैती से निकालने के लिए,
हैती में हमला हुआ था क्रिमिनल गैंग में, तो वहां से निकालने के लिए भारतीय को लाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। ऑपरेशन अजय 2023 में चलाया गया था, हमास और इजराइल युद्ध हो रहा था उस समय, उसके लिए, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, सूडान में गृह युद्ध हो रहा था उस समय, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा चलाया था रूस यूक्रेन का जब हमला हो रहा था उस समय, ठीक है। ऑपरेशन राहत चलाया गया था यमन में, तो कम से कम यहाँ तक याद करना, 2 साल पुराना, ठीक है। 25 में चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल से, ठीक है। 24 चलाया था इंद्रावती, ठीक है, हैती से निकालने के लिए। अजय चलाया था हमास से निकालने के लिए, और कावेरी चलाया था सूडान से निकालने के लिए, ठीक है। कावेरी सूडान, अजय हमास इजराइल, और हैती इंद्रावती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्रह्मा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट है, ठीक है। आपदा राहत अभियान चलाया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा अभी हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया था, तो वहां पे हम लोग क्या रहा चलाया अभियान, ऑपरेशन ब्रह्मा। और तुर्की में जब वहां आपदा आया था, मतलब भूकंप आया था, हम लोग चलाए थे ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ऑपरेशन दोस्त तुर्की वाले, ठीक है। ब्रह्मा याद रखना, रट लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोबारा कौन बन गए हैं पुर्तगाल के, लुइस मोंटेनग्रो, लुइस मोंटेनग्रो, ठीक है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, इनका नाम है ली जे म्यूंग, ठीक है। साउथ कोरिया में कैसा रहेगा, इसे नाम रहेगा ना। और जापान का यून सोंग यून, ऐसा जापान का नाम है। ये कोरिया वाले चाइना टाइप के बोलते हैं, तो लीन जे म्यूंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल से। यूनेस्को ने 1 से 4 अरब अबर लिख दिया, अरब पूर्व अपने पुराने फॉसिल स्पार्क्स को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य उसके जिले में स्थित है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, ठीक है। जीवाश्म फॉसिल पार्क, जैसे हमारे यहाँ क्या है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क है, वैसे ही यूपी में सोनभद्र जिले में है। जीवाश्म पौधे और जानवरों के प्राचीन अवशेष होते हैं जो चट्टानों में सुरक्षित होते हैं, जैसे हमारे यहाँ है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क आपके। सो ठीक है, तो यहाँ पर जीव मर जाता है और जल्दी से तलछट जैसे कीचड़ रेत और राख से ढक जाता है, ठीक है। समय के साथ तलछट कठोर होकर के चट्टान बन जाती है और जीवों का अवशेष पत्थर हो जाते हैं। अब ऐसे ही अवशेष हमारे कहाँ से मिले हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, मरनगढ़ चिमरी भरतपुर से। अगला क्वेश्चन दिवस के साथ हमारा जो ये करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। पर्यावरण दिवस इंपोर्टेंट है 5 जून को। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, फूड सिक्योरिटी डे। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस 7 जून को। खेल दिवस इंपोर्टेंट है 11 जून को, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, ऐसे 29 तारीख बनाते हैं, है ना, राष्ट्रीय वाला। फादर्स डे 15 जून को, यानी जून का हमेशा तीसरा रविवार जो होता है फादर्स डे को समर्पित होता है। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, इंपोर्टेंट है ये। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया 2026 को, ठीक है। इस साल जो वर्ष है अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, ठीक है। अगला जो है योग दिवस 21 जून को। थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ओलंपिक दिवस इंपोर्टेंट है 23 जून को, ठीक है, 23 जून को ओलंपिक दिवस। लोक सेवा दिवस 23 जून को, स्थापना हुई थी इसलिए। एमएसएमई दिवस 27 जून को। सांख्यिकी दिवस इंपोर्टेंट है 29 जून को। आप सभी जो भी देख रहे हैं आप कमेंट कर बताना कि सांख्यिकी दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है, ठीक है। बहुत महान जो थे सांख्यिकीविद थे उनका नाम बनाया था अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को। इसी के साथ आपका जो ये जून महीने का जो करंट अफेयर है यहाँ पे समाप्त हुआ, और मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।